हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन से राज्य के लोंगलेंग जिले के पर्यावरणविद नुक्लू फोम का चयन व्हिटली अवार्ड 2021 के लिए किया गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी है आपका असम। देखिए, नागालैंड के लोंगलेंग जिले के पर्यावरणविद नुक्लू फोम का जो चयन है वो व्हिटली अवार्ड 2021 के लिए किया गया है। यह पुरस्कार जो है वो आपके ब्रिटेन स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर नामक धर्मार्थ संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। बात करते हैं इस आपका अवार्ड के उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यरत वन्यजीव संरक्षणवादियों का समर्थन करना है। पुरस्कार को जो है आपका ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार नागालैंड में प्रतिवर्ष आने वाले अमूर फाल्कन पक्षियों को स्थानीय शिकारियों से बचाने के लिए एक नए जैव विविधता शांति गलियारे की स्थापना हेतु नुक्लू फोम द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। ज्ञात हो कि जो आपका अमूर फाल्कन है वो दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाली शिकारी पक्षी है। ये सर्दियों की शुरुआत के साथ यात्रा शुरू करते हैं। ये शिकारी पक्षी दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करती है तथा लाखों की संख्या में मंगोलिया एवं साइबेरिया से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक प्रवास करते हैं। नागालैंड को जो है फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका के कौन से प्रांत द्वारा हाल ही में हार्टबीट बिल नामक एक विवादास्पद विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी अलास्का, ऑप्शन सी है आपका न्यू मैक्सिको, ऑप्शन डी टेक्सास। देखिए, अमेरिका के टेक्सास प्रांत द्वारा हाल ही में हार्टबीट बिल नामक एक विवादास्पद विधेयक पारित किया गया है जो कि किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधियों का पता लगाने पर गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है। यानी यदि भ्रूण में दिल की धड़कन शुरू हो गई है तो गर्भपात नहीं कराया जा सकेगा। इस विधेयक के साथ टेक्सास उन दर्जन से अधिक अन्य राज्यों के समूह में शामिल हो गया है जिन्होंने इस प्रकार के प्रतिबंध से संबंधित कानून बनाया है। हालांकि इन सभी कानूनों पर संघीय अदालतों द्वारा रोक लगा दी गई है। टेक्सास द्वारा पारित यह विधेयक जो है वो अन्य राज्यों के कानून के विपरीत राज्य सरकार को प्रतिबंध लागू करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है। यह विधेयक राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करते हुए गर्भपात करने वाले चिकित्सा पेशेवर अथवा एक कृत्य में शामिल लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी है आपका टेक्सास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए 2250 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2100 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1250 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है आपका 2050 करोड़ रुपए। देखिए, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए एकीकृत बागवानी मिशन विकास मिशन हेतु 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बागवानी कृषि सामान्यतः फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। एमएच मेरीगोंडा को जो है भारतीय बागवानी का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। तो यह फल, फूल, सब्जी, मशरूम, मसालों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको, बांस आदि बागवानी क्षेत्र के प्रजनन के समग्र विकास हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। बात करते हैं इसके नोडल मंत्रालय के बारे में। तो इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 से लगातार क्रियान्वित कर रहा है। MIDH के अंतर्गत उप योजनाओं के बारे में बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान आदि सम्मिलित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 2250 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश में हुई हिंसक झड़पों में अपने आयरन डोम
एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है? कौन से देश ने? ठीक है, ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है आपका जॉर्डन। देखिए, हाल ही में इजराइल ने यरूशलेम में हुए हिंसक झड़पों में अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। बात करते हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो ये छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एक रडार और एक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल है, जो इजराइल पर हमला करने वाले मिसाइलों या रॉकेटों को ट्रैक करके उन्हें बेअसर कर देते हैं। ठीक है, इसका उपयोग रॉकेट, तोप और मोर्टार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर तथा मानव रहित हवाई वाहनों का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। यह दिन और रात सहित सभी मौसमों में कार्य करने में सक्षम है। इसे राज्य द्वारा संचालित राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है तथा इसे वर्ष 2011 में तैनात किया गया था। आयरन डोम की 3 मुख्य प्रणालियां होती है, जो अपनी तैनाती क्षेत्रों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए एक साथ कार्य करती है। पहला है आपका रडार, दूसरा हथियार नियंत्रण और तीसरा है आपका मिसाइल फायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि कौन से सागर में बन रहा चक्रवात ताउते जल्द ही भारत के तटीय राज्यों से टकराएगा? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर। देखिए, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर में बन रहा चक्रवात ताउते जल्द ही भारत के तटीय राज्यों में टकराएगा। बात करते हैं ताउते के बारे में। तो ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति क्षेत्र जो है वो अरब सागर है और यह चक्रवात तेजी से भारत के तटीय राज्यों यथा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। भारत के इन तटीय राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताउते का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, ताकि इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। सरकार ने इन तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है। उल्लेखनीय है कि चक्रवात को म्यांमार ने ताउते नाम दिया है। बात करते हैं चक्रवात के बारे में। तो कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के साथ चलते हैं और उसके तथा उत्तरी गोलार्ध में जो है ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। आपके चक्रवातों को जो है उत्तरी गोलार्ध में हरिकेन, टाइफून आदि नामों से भी जाना जाता है। मैं थोड़ा इसके नामकरण के बारे में बता देती हूँ कि इनका जो जैसे कि अभी ताउते नाम इनका म्यांमार ने इनका नामकरण किया है इस चक्रवात का। तो नामकरण होता कैसे है? तो विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की एशियाई प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण जो है वो आपका 13 देश मिलकर करते हैं। इन देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि जरूरत क्यों है नामकरण करने का। तो चक्रवातों के नाम रखने की वजह से वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आम लोगों में हर चक्रवात को अलग अलग पहचानने में मदद मिलती है। इससे जागरूकता फैलाने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है नामकरण रखा जाता है और इस बार आपका म्यांमार ने इसका नामकरण किया है ताउते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अरब सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहां से स्किंक की एक नई प्रजाति मिली है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है आपका पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है आपका हिमालय, ऑप्शन डी सुंदरवन। देखिए, पर्यावरणविदों ने पश्चिमी घाट की नीलगिरी की पहाड़ियों से स्किंक की जो है एक नई प्रजाति का पता लगाया है। इस प्रजाति का नाम जो है को सबडोलोस्पेस नीलगिरियंसिस नाम दिया गया है। इसका साइंटिफिक नेम है। स्किंक की इस नई प्रजाति का नाम नीलगिरियन शब्द नीलगिरी की पहाड़ियों के कारण दिया गया है। जस्ट बिकॉज कि आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पे ये मिला हुआ है, इसीलिए इसको नीलगिरियंस नाम दिया गया है।
बात करते हैं इस नई प्रजाति के बारे में, तो इस नई प्रजाति का जो शरीर है वो लगभग 7 सेंटीमीटर पतला है और ये रेतीली भूरे रंग की है। ठीक है, बात करते हैं स्किंक के बारे में, तो स्किंक एक प्रकार का सरीसृप जीव है। ये सरीसृपों के छिपकली वर्ग के अंतर्गत आती है। आप लोग अगर छिपकली देखे होंगे, उसका एज इट इज वो दिखता है, लेकिन वो थोड़ा सा चिकना होता है और वो सांप जैसा ही चलता है। ठीक है, और स्किंक के जो अंग है वो बहुत कम विकसित होते हैं, इसलिए सर्प की तरह रेंगकर चलती है। यही कारण है कि मानव इन्हें जहरीली समझकर मार देते हैं, जबकि ये जहरीली नहीं होती है। स्किंक का शरीर काफी चिकना होता है और यह बहुत फुर्तीली प्रजाति है। सामान्यतः स्किंक की प्रजातियां रेतीली मैदानों, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में स्किंक की प्रजातियां पश्चिमी घाट, भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। स्किंक का भोजन जो है वो आपका दीमक, छोटी छोटी मकड़ियां एवं अन्य कीट है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये भी नोट डाउन, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत, इसको स्पेस दे दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, के तहत वित्तीय लाभ की कौन सी किस्त जारी की है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी है आपका 6वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी है आपका 9वीं। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के तहत लाभार्थी को 8वीं किस्त जारी की गई है। बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के बारे में। तो पीएम किसान योजना को भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को लागू किया था। यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को जो है आपका 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 4 महीने की अवधि में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दिया जाता है। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 8वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों के मध्य ब्रिक्स रोजगार समूहों की पहली बैठक कहां पर आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी है आपका नई दिल्ली। देखिए, हाल ही में जो है आपका ब्रिक्स देशों के मध्य ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में आभासी प्रारूप में आयोजित की गई है। भारत ने इसी वर्ष जो है ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है। बात करते हैं वार्ता हेतु प्रमुख एजेंडों में शामिल विषयों के बारे में। तो ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच जो है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों को औपचारिकरण, श्रम शक्ति के रूप में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजार में घंटे अथवा पार्ट टाइम के हिसाब में काम करने वाले गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की श्रम बाजार में भूमिका, ये उनके कुछ प्रमुख विषय पर रहे थे इस आपका वार्ता के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी है आपका नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी तलवारबाज ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है? ऑप्शन ए कल्पना त्यागी, ऑप्शन बी राधा गोस्वामी, ऑप्शन सी नेहा अग्रवाल, ऑप्शन डी भवानी देवी। देखिए, तलवारबाज भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। इस वर्ष मार्च में बुडापेस्ट विश्व कप के बाद समायोजित आधिकारिक रैंकिंग पद्धति के माध्यम से कोटा हासिल किया है। भवानी देवी ने जो है आपका समायोजित आधिकारिक रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया है। भवानी फिलहाल जो है 45वें स्थान पर है और रैंकिंग के आधार पर वो पहला स्थान हासिल करने में सफल रहेगी। 27 साल की भवानी ने अपनी तलवारबाजी से भारत को नई पहचान दी है और अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की है। तमिलनाडु की रहने वाली भवानी 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही थी। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और टोक्यो खेलों के लिए योग्यता हासिल करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया और इटली में प्रशिक्षण जारी रखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी भवानी देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कौन से, ये फिर से गलत टाइपिंग हो गया, कौन से और स्पेस दीजिएगा, ठीक है, कौन से राज्य के नेवल फॉर कॉलेज के तत्वाधान में GMS-21 की मेजबानी की गई? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो है आपका भारतीय नौसेना द्वारा गोवा के नेवल फॉर कॉलेज के तत्वाधान में GMS-21 की मेजबानी की गई। इस कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया और इसमें हिंद महासागर के 13 देशों के नौसेना प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन भाग लिया। कार्यक्रम में भारत, बांग्लादेश, कामोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। बात करते हैं इसके थीम यानी विषय के बारे में, तो समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे, हिंद महासागरीय क्षेत्र में स्थित नौसेनाओं हेतु सक्रिय भूमिका निभाने वाली हालत पर केंद्रित था। ठीक है, इसके महत्व के बारे में बात करें तो हिंद महासागर की 11वीं सदी के रणनीतिक परिदृश्य का ठिकाना बनने के साथ ही यह संगोष्ठी उन हितधारकों को एक साथ लाने में रचनात्मक भूमिका निभाएगी जिनके समुद्री क्षेत्र में साझा हित के मुद्दों पर रणनीतियां, नीतियां और क्रियान्वयन तंत्र विकसित करने में भूमिका रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गोवा। गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा नेवल फॉर कॉलेज के तत्वाधान में GMS-21 की मेजबानी की गई। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश की हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।